हेलो एवरीवन, अपन इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के बारे में। तो अपन इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानने उससे पहले ये जान लेते हैं कि लॉ को कितने भागों में कितनी कैटेगरियों में बांटा गया है। तो अपन ये देखते हैं कि लॉ को बेसिकली दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है सब्सटेंटिव लॉ, दूसरा प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ जो है वो पर्सन के राइट एंड ड्यूटीज़ को डिटरमाइन करती है, एंड जो प्रोसीजरल लॉ है वो इन राइट्स एंड ड्यूटीज़ के वोलेशन अथवा एनफोर्समेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनके डिटर्मिनेशन का प्रोसीजर बताती है। अब अपन सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि कोई अपराधी है, जैसे कि कोई पर्सन है किसी के अगेंस्ट कोई अपराध करता है, तो कौन सी चीज़ कौन सी जगह पे और कौन सी बात कौन सा एक्ट किसी का किया हुआ कब अपराध बनता है वो सब्सटेंटिव लॉ में बताया जाएगा। और उसको अब किसी ने अपराध कर दिया, अब सब्सटेंटिव लॉ में ये मेंशन हो गया कि भाई ये चीज़ इसने कोई एक्ट किया है, ये अपराध है, तो वो उसको अपराधी को सज़ा कैसे मिलेगी, कोर्ट क्या कंपनसेशन देगा, उसको कितनी सज़ा देगा, कैसे देगा, तो वो सारी प्रोसीजर इसमें प्रक्रियात्मक विधि यानी कि प्रोसीजरल लॉ में बताया गया है। अब अपन फॉर एग्जाम्पल के लिए कुछ देखते हैं, कुछ एक्ट्स जो सब्सटेंटिव लॉ में आते हैं, कुछ देखते हैं जो प्रोसीजर लॉ में आते हैं। यहाँ पे सब्सटेंटिव लॉ में अपन देखते हैं कि जो आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड 1860 वाला, वो सब्सटेंटिव लॉ में आता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 वाला एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये भी सब्सटेंटिव लॉ में आता है। जहाँ अपन बात करें प्रोसीजर लॉ की तो उसमें इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है 1973 का, एंड सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड जो अपन पढ़ रहे हैं 1908 का, वो भी प्रोसीजरल लॉ में ही आता है। तो इस प्रकार से अपने को ये क्लियर हो जाता है कि सीपीसी जो है एक प्रोसीजरल लॉ है। ओके, यहाँ तक क्लियर। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि जो सीपीसी का मेन ऑब्जेक्ट है वो क्या है। सीपीसी का मेन ऑब्जेक्ट ये है कि सिविल कोर्ट जो है, सिविल कोर्ट्स की जो प्रोसीजर है उनसे रिलेटेड है, उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो सीपीसी में किया जाता है। ओके, अब जैसे कि मान लो किसी पर्सन के राइट्स का वोलेशन हुआ है एंड किसी पर्सन के राइट का वोलेशन हुआ है, तो वो अपने राइट को वापस इफेक्ट में लाने के लिए, वापस से इफेक्टिव बनाने के लिए किस तरीके से कोर्ट में जाएगा तथा कोर्ट किस प्रोसीजर से उसे रेमेडीज प्रोवाइड करेगी, तथा कोर्ट जो है वो मतलब रेमेडीज जो ग्रांट करेगी उसको किस प्रकार से एग्जीक्यूट किया जाएगा, इन सब का मेंशन जो है सीपीसी में किया गया है। तो यहाँ तक आपको समझ आ जाना चाहिए। इसके बाद अपन सीपीसी के बैकग्राउंड में जाके देखते हैं कि यह पहली बार कब प्रभाव में आई थी, पहली बार कब बनाई गई थी। तो अपन देखते हैं कि सीपीसी जो है पहली बार 1859 में बनाई गई थी, और ये जो है किसके डायरेक्शन में बनाई गई थी, ये सर चार्ल्स वुड के डायरेक्शन में बनाई गई थी, एंड इसको प्रिपेयर करने में सेकंड लॉ कमीशन ने भी मदद की थी, यानी कि सर चार्ल्स वुड के डायरेक्शन में बनाई गई थी और इसको प्रिपेयर किया था सेकंड लॉ कमीशन में। बट इसमें काफ़ी सारी कमियां, काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स थे, वहाँ की उस टाइम की जो सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंग भी जो सीपीसी है वो प्रोसीजरल लॉ के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को मतलब क्लियर नहीं कर पाई थी, काफ़ी सारी कमियां रह गई थी इसमें। तो उसके बारे में विटले स्टोक्स ने भी बताया है कि इसका जो इस संहिता का है कोड का प्रारूपण एवं व्यवस्थापन अच्छा नहीं था तथा यह एक अपूर्ण संहिता थी। उनके शब्दों में अपन कहें तो उन्होंने ये कहा था कि इल ड्रोन, इल अरेंज्ड एंड इनकम्प्लीट, यानी कि यह कोड जो है इल ड्रोन था, इल अरेंज्ड था एंड इनकम्प्लीट था। तो इस बारे में ऐसे बताया था। और ये है जो 1859 का कोड था वो ओनली मुफस्सल एरिया में ही एप्लीकेबल था, वहीं लागू था। ये सुप्रीम कोर्ट एंड जो स्मॉल कॉजेज कोर्ट हैं जो प्रेसिडेंसी टाउन की जो थी वहाँ पे भी अप्लाई नहीं था। इसके बाद अपन देखते हैं कि 1859 के बाद इसमें काफ़ी सारे अमेंडमेंट किए गए थे, तो उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। 1859 के बाद देखते हैं 1860 से लगा के 1872 तक भी इसमें काफ़ी बार यानी कि 7 बार अमेंडमेंट्स किए गए थे इसकी काफ़ी सारी कमियों को निकालने के लिए।
लेकिन उसके बावजूद भी इतना अपने को रिजल्ट्स नहीं मिले और काफ़ी सारी कमियां फिर भी रह गई। उसके बाद 1872 में किया गया कि जो 72 तक सारे अमेंडमेंट्स किए गए थे, जो भी वापस संशोधित जो कोड पारित किए गए थे, लागू किए गए थे, उन सबको रिपील्ड किया गया और 1877 में वापस से काफ़ी सारे नए प्रोविजंस के साथ में कोड बनाया गया था। लेकिन इसके बावजूद 1878 में वापस से इसमें अमेंडमेंट किए गए थे एंड 1895 तक टोटल 11 बार इसमें अमेंडमेंट किए गए थे बार बार, जो इसकी कमियों को निकालने के लिए एंड इसमें नए नए प्रोविजंस जोड़ने के लिए। लेकिन फिर भी 95 तक जो अमेंडमेंट्स किए गए थे उनमें इसकी कमियों को फिर भी नहीं निकाला गया। फिर भी इसमें काफ़ी सारी ऐसी कमियां रह गई जो प्रोसीजर से रिलेटेड प्रोविजंस थे उनको इसमें कवर नहीं किया गया। उसके बाद आता है अपना सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड 1908 वाला, जो अभी प्रेजेंट में एप्लीकेबल है। तो 1908 में भाई ये किया गया कि जो पहले के जितने भी अमेंडमेंट्स थे, पहले के जितने भी संशोधित जो कोड बनाए गए थे, उन सबको जो 1860 से लगा के 1872, 1877 और 1878 से 1895 तक जितने भी अमेंडमेंट्स किए गए थे उन सबको रिपील्ड किया गया और उन सब के परिणाम स्वरूप ये सीपीसी अपना 1908 वाला एनफोर्स में आया। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि जो सीपीसी है 1908 वाला वह एक अपने आप में एक पूर्ण संहिता तथा यह पूर्व की संहिताओं का ही एक परिष्कृत रूप है। ओके, एंड इसमें प्रक्रिया संबंधी सभी समस्याओं का इसमें निराकरण कर दिया गया था। तो ये काफ़ी हद तक अभी भी काफ़ी सारे ऐसे कवि ऐसे बोलते कि ये पूर्ण है, कहीं बोलते कि इसमें कुछ कुछ कमियां रह गई, लेकिन काफ़ी हद तक इसमें समस्याओं का निराकरण कर दिया गया। ओके, अब अपन देखते हैं कि जो सीपीसी है 1908 का वो है एक्ट नंबर 5 ऑफ 1908, यानी कि 1908 में जितने एक्ट पारित हुए थे उनमें से ये 5वें नंबर का है। इसका इनेक्टमेंट हुआ था, ये कब पारित हुआ? ये हुआ था 21 मार्च 1908 को। ओके, और इन्फोर्समेंट कब हुआ था? इसका कमेंसमेंट कब हुआ था? इसका इन्फोर्समेंट हुआ था 1 जनवरी 1909 को, यानी कि 1 जनवरी 1909 से ये इंडिया पे लागू हुआ, अप्लाई हुआ। ओके, इसके बाद अपन देखते हैं कि सीपीसी जो है वो उसको सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट का बताया गया, यानी कि सीपीसी को कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर में रखा गया। जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो अनुसूचियां दी गई है उसमें से जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 लिस्ट दी गई है, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो उसमें जो समवर्ती सूची है उसका सब्जेक्ट मैटर इसको रखा गया है, यानी कि इसमें स्टेट एज वेल एज यूनियन कोई भी प्रोविजंस ऐड कर सकती है, हटा सकती है और उसमें अमेंडमेंट्स कर सकती है। ओके, यहाँ तक क्लियर सबको? अब अपन देखते हैं कि इसके बाद जो 1908 में जो सीपीसी जो प्रभाव में आया उसमें भी काफ़ी अमेंडमेंट्स हुए थे, यानी कि अपन देखते हैं 1909 से लगा के 1976 1976 तक भी इसमें काफ़ी सारे, यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि इसमें 30 बार, लगभग 30 बार इसमें अमेंडमेंट्स किए गए। और उसके बाद 1999 एंड 2002 में अमेंडमेंट्स किए गए। तो इसमें मोस्ट जो अपन देखते हैं अमेंडमेंट वो 1976 का और एक 1999 का है, जिसको कि 2002 में एनफोर्समेंट में लिया गया। यानी कि जो 1999 में जो अमेंडमेंट किया गया था वो 1 जुलाई 2002 को एनफोर्समेंट में आया। ओके, अब अपन देखते हैं कि ये जो सीपीसी है वो इसका एक्सटेंड कहाँ तक है। तो पहले ये था कि ये जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे भारत में थी, लेकिन आफ्टर JNK जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बाद में ये होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है। ओके, ये पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है आफ्टर JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बाद में। अब अपन देखते हैं सीपीसी के कुछ
इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ओके, पहला पॉइंट्स ये है कि यह एक प्रोसीजरल लॉ है, जैसा कि अपन ने पहले बताया था कि यह है प्रोसीजरल लॉ है, प्रोसीजरल कोड है जिसमें कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के बारे में बताया गया है। ओके, सेकंड है यह, अब इसमें ये बताया गया है कि जो सीपीसी है वो है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं रखती है, यह ओनली प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ही रखती हैं। जैसे कि कोई लंबित मामले हैं और जो पेंडिंग सूट्स हैं उनके बारे में ही ये डील करती है। यह बात हेल्ड हुई थी, एक केस है महादेव वर्सेस रामलोचन का 1981 का, उसमें यह बात निर्धारित हुई थी, डिटरमाइन हुई थी। ओके, तीसरा अपन देखते हैं कि यह जो सीपीसी है नॉट एग्जॉस्टिव है, यानी कि यह एक संपूर्ण नहीं है। एग्जॉस्टिव का मतलब संपूर्ण, यानी कि यह संपूर्ण नहीं है, बट इट इज एग्जॉस्टिव ऑन सब्जेक्ट्स रेस्पेक्ट ऑफ विच प्रोविजंस हैव बीन मेड इन दिस कोड, यानी कि इस कोड में जो सब्जेक्ट्स और जो प्रोविजंस दिए गए हैं उनके बारे में ये संपूर्ण है, बाकी ये पूरी तरीके से संपूर्ण नहीं है, नॉट एग्जॉस्टिव है। ओके, अब चौथा देखते हैं डिवाइडेड। ये जो सीपीसी है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। इसके बारे में अपन यहाँ देखते हैं। तो भाई सीपीसी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 खंडों में बांटा गया है। पहला खंड डील करता है सेक्शन से और दूसरा डील करता है ऑर्डर से। तो अपन अब ये जानते हैं कि जो पहला खंड है उसमें 158 सेक्शन दिए गए हैं जो कि 11 पार्ट्स में डिवाइड है। ओके, 11 पार्ट्स में डिवाइड है और उनमें 158 सेक्शन है। और जो सेकंड है, दूसरा जो खंड है वो उसमें फर्स्ट शेड्यूल है, प्रथम अनुसूची दी गई है और 51 ऑर्डर और उनके अंदर रूल्स दिए गए हैं एंड अपेंडिक्स दिया गया है ए से एच तक। तो अपेंडिक्स में क्या है ये अपन जान सकते हैं कि अपेंडिक्स में जो कोर्ट की प्लीडिंग्स से रिलेटेड जितने भी फॉर्मेट्स वगैरह हैं उनका मेंशन किया गया है। ओके, अब इसका जो पहला खंड है उसको अपन देखते हैं कि ये किस चीज से डील करता है। तो अपन ये देखते हैं कि ये सब्सटेंटिव राइट्स ऑफ पार्टीज एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट, यानी कि ये पार्टीज के सब्सटेंटिव राइट्स और कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बारे में डील करता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे अपन ये समझ सकते हैं कि यह जो इसमें जो प्रथम पार्ट है उसमें इसके सामान्य नियम दिए गए हैं, यानी कि प्रोसीजर से रिलेटेड जो जनरल रूल है वो दिए गए हैं। और जो दूसरा खंड है वह प्रोसीजर एंड मेथड के बारे में बात करता है, यानी कि जो जनरल रूल दिए गए हैं उनका, उन नियमों का क्रियान्वयन कैसे होगा, किस प्रकार से किया जाएगा, उनका मेंशन इसमें किया गया है। अब अपन ये देखते हैं कि सीपीसी में अमेंडमेंट कौन कर सकता है। तो इन दोनों पार्टों में अपन देखते हैं, पहले पार्ट में कौन अमेंडमेंट कर सकता है, पहले पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकती है और स्टेट लेजिस्लेचर भी अमेंडमेंट कर सकती है। और जो दूसरा पार्ट है, दूसरा खंड है, उसमें ऑर्डर से रिलेटेड, उसमें पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर अमेंडमेंट कर सकती है एंड स्टेट हाई कोर्ट भी अमेंडमेंट्स कर सकती है। ओके, तो ये आपका सीपीसी यहाँ पे पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में इसके जो सेक्शंस है उसके बारे में, पहले खंड के बारे में और उससे नेक्स्ट वीडियो में दूसरे खंड के बारे में अलग अलग वीडियो लेके आएंगे। शॉर्ट में आपको सारे सेक्शंस एंड पार्ट्स एंड ऑर्डर्स के बारे में बताएंगे। ओके, होप आप सबको अच्छे से समझ आया हो। थैंक यू।